दोस्तों, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सियाचिन के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। क्या है सियाचिन ग्लेशियर? क्या हुआ था सियाचिन में? सियाचिन एक वीरान डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, -50, 60, 70 डिग्रीज, 100-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। वहां पे जीना मुश्किल है। पर वहां की लड़ाई शुरू कैसे हुई थी? आज मेरे साथ हैं एक खास मेहमान, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी शौर्य चक्र। ये चीफ ऑफ स्टाफ 14 कोर रह चुके हैं, जिसके अंदर सियाचिन ग्लेशियर आता है। चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न कमांड भी रह चुके हैं और डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री रह चुके हैं। सर, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद गौरव। जय हिंद सर, जय हिंद सर। सर, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सियाचिन के बारे में भारतीय सरकार को ये आइडिया कैसे आया कि सियाचिन भी एक जगह है और वहां पे किसी ना किसी को जाना चाहिए, वहां पे अपना झंडा गाड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे पहले फौज थी नहीं 84 के पहले। सर, आप लेकर गए थे आर्मी को। ये कहानी कैसे बैकग्राउंड की? ऐसे है गौरव, मैं कहूँगा कि हम लोग, मैं बटालियन के साथ वहाँ पे 1982 में गया सबसे पहले, और 1978-79 में जब मैं कोर्स कर रहा था हॉज में, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जी जी, जिसके कमांडेंट हुआ करते थे कर्नल बुल कुमार। ओहो, द फेमस बुल कुमार, जो अभी रिसेंटली हु पास्ड अवे। यस सर। एंड एक्सीलेंट माउंटेनियर। अच्छा। एंड दोनों एक ही रेजिमेंट के, कुमाऊं रेजिमेंट के, जैसे आप कुमाऊं रेजिमेंट के, वैसे कर्नल कुमार कुमाऊं रेजिमेंट। जी सर। तो जब वो, क्योंकि कमांडेंट थे और हम लोग कोर्स कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने सियाचिन जाने का सोचा। अब हमें नहीं मालूम था, उस वक्त हम तो सेकंड लेफ्टिनेंट होते थे, जी, लेफ्टिनेंट रहे। तो उस वक्त जब उन्होंने सोचा कि हम लोग सियाचिन जाएंगे, तो हम लोगों ने पता किया भाई क्या कारण है, ये क्या जगह है। तो उन्हें किसी एक उनके जो दोस्त थे, जो उनको श्रीनगर में मिले, तो जब उनसे बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं काराकोरम में जा रहा हूँ और सियाचिन जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सियाचिन जा रहे हो? उसने कहा नक्शा दिखाओ, कहाँ है ये। तो जब नक्शा देखा कर्नल कुमार ने, तब उन्हें पता लगा कि ये जो माउंटेनियर है ये तो पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, जबकि ये एरिया जो है ये तो हमारा है जी। और जो मैं कहूँगा कि जो अपनी एलसी है, उस वक्त जो सीज फायर लाइन जिसे बोलते थे हम लोग, वो था NJ 9842 देंस नॉर्थवर्ड्स। जी। जब हम उसको बोलते थे देंस नॉर्थवर्ड्स, दैट मीन्स वो जो पॉइंट NJ 9842 से सीधा नॉर्थ अलोंग द सोल्टोरो रिज, K2 जो पीक है, द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट एंड अ वेरी डिफिकल्ट पीक टू क्लाइंब। जी, इस तरह ये था। तो जब इस तरह की बातचीत चली तो उनको लगा कि चलो, अब उन्होंने उस दोस्त से नक्शा तो ले लिया और फिर उस नक्शे को लेकर के वो आर्मी हेडक्वार्टर में आए और फिर उन्होंने बताया कि ये जो माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस हो रहे हैं सोल्टोरो रिज में, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है और ये एरिया तो हमारा है। तो जब जनरल छिब्बर और इन्होंने सबने जब देखा, और जनरल रायना वो चीफ थे उस वक्त, तो उनको भी उन्होंने जाके बताया, और कुमाऊनी ने, वो तो उनके दफ्तर में घुस गया, बोला ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने DGMO को बोला भाई देखो ये क्या कह रहे हैं। तो उनको पता लगा कि वाकई जो है पाकिस्तान जो है स्पॉन्सर कर रहा है। और ये जो नक्शा था ये नक्शा भी अमेरिकन मैप था। उस अमेरिकन मैप में भी NJ 9842 से वो लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी थी सीधी काराकोरम पास एंड नॉट K2, और बिटवीन K2 एंड काराकोरम पास इज सियाचिन ग्लेशियर। जी। और इसका वो फायदा, सो हम इट्स लाइक अ फिंगर जटिंग इनसाइड सर। बिल्कुल, इट्स लाइक अ बिल्कुल अंदर घुसा हुआ। यस सर। और आप देखेंगे कि द पर्पस ऑफ दिस वाज दैट दिस वाज लाइक ए कार्टोग्राफिक एग्रेशन, कि नक्शे पे धीरे धीरे दिखाया जाए कि पाकिस्तान क्या है। उस वक्त अमेरिका के संबंध पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे थे। अब पाकिस्तान और अमेरिका एक साथ ही चलते रहते थे। तो इस तरीके से, और एक्सपीडिशन जो स्पॉन्सर हो रहे थे वो पाकिस्तान कर रहा था। इसका एल्पाइन जर्नल में, नेशनल ज्योग्राफिक में आने लगा कि जितने भी फोटोग्राफ्स आने लगे सियाचिन के बारे में, लवली अप्सरा रेंजेस, काराकोरम रेंजेस, सोल्टोरो रेंजेस, और ये उसके बगल में शख्सगम वैली, जिसके बारे में आजकल हम लोग सब सुनते हैं कि तकरीबन 5160 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया। जी, दान कर दिया, गिफ्ट दे दिया, क्योंकि, और वही कारण वहीं पे है वो खंजरा पास, जहाँ से वो काराकोरम हाईवे ला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था उस वक्त, तो ये
समझ गए थे। Sure. आर्मी हेडक्वार्टर समझ गया था। Sure. और कर्नल कुमार जो माउंटेनियर थे, तो वो एक बार एक्सपीडिशन ले गए Sure. 79 में, जहाँ तक मेरा ख्याल है 79 में वो ले गए, 81 में फिर ले गए। और 81 के एक्सपीडिशन में अभी जो यूएसआई के डायरेक्टर हैं जनरल BK शर्मा, वो भी थे। अच्छा सर। वो उस एक्सपीडिशन में थे 1981 वाले में। और फिर 82 में मैं जब 82, 83, 84, मैं 83 एंड 82 में मैं गया लद्दाख। द बटालियन वाज टू मूव। हम लोग देहरादून में थे, देहरादून से गए, मैं एडवांस पार्टी में था तो चल दिया। तो 82 में फिर एक्सपीडिशंस जाने लगे, नॉट एक्सपीडिशंस, आई वुड से लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग 3-3, 4-4 महीने के लिए सियाचिन के ऊपर। अच्छा। तो 82 में भी गए हम लोग, 83 में भी गए, और 84 में तो फिर हमने सियाचिन ले। तो हुआ क्या सर? आपने एक बार मुझे कहानी सुनाई थी कि सर, आई रिमेंबर सर, हम लोग बैठे थे तो आपने बताया था कि बड़ा आप लोग पूरा चल के गए थे, यू वॉक फॉर डेज एंड डेज, कई दिनों तक आप चले, फिर आप पहुंचे सर वहां पे सियाचिन में। वो क्या स्टोरी थी सर? ये ऐसे है कि अभी तो बहुत ही बढ़िया सड़कें बन गई हैं और बेस कैंप तक आप गाड़ी में जाते हैं। जी, मैं खुद गया हूं सर बेस कैंप तक बिल्कुल, गाड़ी आप में सर। गाड़ी में जाते हैं। उस वक्त हम लोगों को पैदल जाना पड़ता था, और हम लोग थे प्रतापपुर में। प्रतापपुर, ठीक है सर, यस सर। जो, और प्रतापपुर और बटालियन होती थी तुर्तुक में, सर। और हम लोग थे प्रतापपुर में। और प्रतापपुर से हम लोगों को आना पड़ता था सियाचिन के एक्सेस पे अपना नुब्रा के लिए। और जब हम नुब्रा के लिए जाते थे, ससोमा करके एक जगह है जहाँ से आप ट्रैक लेकर के जा सकते थे सेसर कांगड़ी, और सीधा अगर हम जाते तो हम जाते थे सियाचिन ग्लेशियर। तो पैदल चलना पड़ता था तकरीबन। आप ससोमा तक तो गाड़ी में आ जाते थे, बिकॉज वहाँ पे पोस्ट थी, पर उसके आगे हम लोग पैदल जाते थे। तो तकरीबन 2-3 दिन लगते थे पैदल जाने में। तो उसके बाद एक दफ़ा बेस कैंप पहुँच जाओ तो पूरा ग्लेशियर में तो पैदल चलना ही है जी। अगर आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट जब कोई क्लाइंब करता है तो 3 ही कैंप्स हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 एंड यू समिट। इधर कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, कैंप 5, कैंप 6, इतने सारे कैंप्स लगाने पड़ते हैं, खत्म ही नहीं होता सर। और इसलिए जनरल मुशर्रफ ने भी लिखा है अपने बुक इन द लाइन ऑफ फायर में कि वो जब SSG के कमांडर बने तो उनको मालूम था कि इस इलाके में वो ऑलमोस्ट टिल द बेस ऑफ सोल्तोरो रिज वो गाड़ी में आते थे और सीधे चढ़ जाते थे सोल्तोरो में, और वो आ सकते थे। बार बार जब पाकिस्तान जब सियाचिन की बात करता है, पाकिस्तान सियाचिन के नज़दीक है ही नहीं, वो तो सोल्तोरो से भी नीचे है। तो अपने एरिया में खपालू में बैठा है, स्कार्दू में बैठा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो बिल्कुल भी नहीं, पर वो बात करते हैं सियाचिन सियाचिन। तो उनकी ब्रिगेड है सर, सियाचिन ब्रिगेड। बिल्कुल, हाँ, सियाचिन ब्रिगेड है। सियाचिन ब्रिगेड है, क्यों है किसी को नहीं पता, पर है, नाम रख दिया उन्होंने। बिल्कुल, अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए या अपने एरिया में करने के लिए वो करते हैं। लेकिन ये जो सियाचिन जिसपे ऊपर हमारा कब्जा है, 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर, 2 से 5 किलोमीटर चौड़ा ग्लेशियर, और आप देखेंगे ब्यूटीफुल पीक्स, मतलब इतना बढ़िया माउंटेनियस पैराडाइज जिसे बोलते हैं। एंड सिया मीन्स रोज एंड चेन मीन्स आर्टिफिशियल, सो आर्टिफिशियल रोज। और मुझे भी आश्चर्य हुआ कि बेस कैंप में आप रियली आप वाइल्ड रोजेस जो हैं अभी भी हैं, और कई जगह है वहाँ नुब्रा वैली में काफी ग्रो करते हैं। मैं लेकर आया सर अपने साथ, वो नीचे मुरझा गए, बट आई हैव पिक्ड फ्यू सर। एब्सोल्युटली, उस तरह के। और हम लोगों को तो फौज में केन्स बनाने का शौक है ना, तो कई लोग रोजवुड के केन्स बनाते बिल्कुल रखते हैं, तो बहुत अच्छी जगह। तो जब सियाचिन में हम लोग पहुंचे 1982 में, मैं तो था, पर मैं 82 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मैं देखा था। 83 में मैं खुद पार्टिसिपेट किया, बिकॉज आई वाज द डेप्टी लीडर फॉर दैट लॉन्ग रेंज पेट्रोल। और मेजर थापा जो होते थे, हु हैड लेड द 82 पेट्रोल, ही वाज अगेन द पेट्रोल लीडर फॉर 83। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो जब क्रेविस क्रॉस कर रहे थे, उनकी टांग ट्विस्ट हो गई, और टांग ट्विस्ट होने के कारण फिर उनको नीचे लाना पड़ा, इवैक्यूएट करना पड़ा। तो मैं 2IC पेट्रोल लीडर, तो मेरे को obviously I had to take over as the petrol leader, but that was a very fine experience, because तब मैं जब बेलाफोंडला गया वहाँ से, तब मैंने वहाँ पे देखे कि कुछ रैपर्स पड़े हुए हैं, और वो जो सोडा रैपर्स हैं उनमें जो है, the script was not Indian and neither was it English, neither was it Hindi, it was something like the Chinese script. So I thought probably the Chinese have come. उस वक्त I didn't be able to distinguish between Japanese and the Chinese script. दोनों स्क्रिप्ट तकरीबन बराबर की दिखती हैं। तो अब नाउ ऑफ कोर्स आई कैन आइडेंटिफाई द जापानीज स्क्रिप्ट फ्रॉम द चाइनीज। यस सर। तो मैंने कहा ये चाइनीज यहाँ पे कहाँ आ गए? तो मैं फटाफट मैंने रिपोर्ट दिया कि मैं ये 16 रैपर्स आए हैं, जो CDS हैं आज, उनके पिताजी होते थे
15 कोर में। तो वो जनरल लक्ष्मण सिंह रावत। हाँ, तो वो आए अच्छा। और एक और बोले भाई मेरे को रिपोर्ट लगी कि आप लोगों के पास कुछ तो मैंने कहा सर ये है सोलर एप्पल्स। तो उन्होंने देखा, तो फिर जब उन्होंने देखा कि वो चाइनीज एक्सपीडिशन थी, तो जापानीज स्पॉन्सर्ड एक्सपीडिशन फ्रॉम पाकिस्तान टू कम एंड क्लाइंब द पीक्स, ये अप्सरा रेंजेस जो हैं सोलतोर में, उसके लिए। और वो बिलाफोंडला वो द ईजिएस्ट एक्सेस, मतलब बिलाफोंडला, ला मतलब पास, यस सर, और ला पास मतलब अगर आपने अली ब्रांजा से आना है तो आप इस पास से चढ़ेंगे बिलाफोंडला से, और फिर सीधा अपना बिलाफोंड लोलोफोंड ग्लेशियर से होते हुए आप सियाचिन ग्लेशियर में आएंगे। तो ये रूट था। पर वो ऑफकोर्स 82 के बाद तो कोई आया ही नहीं, हम 82 में हम लोग थे। लेकिन जब 81 एक्सपीडिशन जब कर्नल एन कुमार गए थे, उस वक्त आपको आश्चर्य होगा, पाकिस्तान फ्लू द फाइटर एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग, डराने के लिए कि एरिया हमारा है। एंड 82-83 में भी they did the same, but they did not fly the fighter aircraft, but they were monitoring all the conversation. 84 में जब हम लोगों को फिर से हम लोग सियाचिन के लिए गए थे, इस वक्त हम लोगों को बोला गया कि आप बिल्कुल रेडियो साइलेंस रखेंगे। ये बात है बैसाखी के आसपास की, बैसाखी अप्रैल की बात है सर। पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हम 13 अप्रैल को क्यों गए सर। पहले सबने बोलना शुरू कर दिया भाई 13 मतलब अनलकी नंबर। अनलकी नंबर। आप कहा 13 अप्रैल को आप लॉन्च कर रहे हैं, बट इट वाज अनलकी फॉर पाकिस्तान। यस सर। एंड इट प्रूव टू बी एक्सट्रीमली लकी फॉर अस, बिकॉज उस वक्त जो कमांडर थे ब्रिगेडियर चन्ना, उनका मानना था कि 13 अप्रैल जो है बैसाखी है, और बैसाखी से शुभ दिन तो कुछ कोई हिंदुस्तानी के लिए हो ही नहीं सकता है। So go on 13th. So he said it will launched on the 13th of April. जी। 13th अप्रैल को लॉन्च करने के लिए दिक्कत एक थी कि आर्मी कमांडर ने मेरे से पूछा कि भैया अगर हम जल्दी जाएं, उन्हें डेट नहीं बताई मुझे, कि जल्दी जाए तो क्या आप तैयार हैं? मैं कहा मैं तो तैयार हूँ, मुझे क्या है। बोले नहीं आपके पास कपड़े हैं उस इलाके में रहे। मैं कहा मैं 83 में गया तो यही कपड़े थे जो गया। बोले उन्होंने भी देखा होगा कि यंगस्टर है, कैप्टन है, इसको शायद इतना पता नहीं है। वो अपने तजुर्बे से बात कर रहे थे, और जनरल हून जो कोर कमांडर थे वो या उनको मालूम था, उन्होंने भी 2 बार पूछा। तो मैं कहा मैं 83 में तो इन्हीं कपड़ों में गया था। तो बोले नहीं 82 और 83 में, वो तारीख तो मुझे बता नहीं रहे, क्योंकि 82 और 83 में हम लोग जाते थे तकरीबन जुलाई अगस्त के महीने में, और अब हम लोग जा रहे हैं अप्रैल के महीने में। तो 2-3 महीने पहले जाना मतलब द टेम्परेचर्स वुड बी एब्सोल्युटली लो एंड ब्लिजर्डस वेदर होता है, मौसम बहुत ख़राब, टेम्परेचर बहुत ख़राब, बात करने में दिक्कत, किसी चीज़ को हाथ लगाओ आपका सुन्न हो जाएगा या चमड़ी निकल जाएगी, बुरा हाल। तो ऐसे मौसम होने वाले थे। वो जानते थे। जनरल हून जो है वो यूरोप गए और इम्पोर्टेड क्लोथिंग के लिए। जब इम्पोर्टेड क्लोथिंग को खरीद रहे थे तब उनको किसी ने बताया कि साहब यहाँ पे कुछ भी नहीं है आज, पाकिस्तान ने तो सारा इम्पोर्टेड क्लोथिंग ले लिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने इम्पोर्टेड क्लोथिंग ले लिया। तब से फिर शक तो होने लगा कि पाकिस्तान इज अप टू समथिंग, कि अगर ट्राई कर रहा है कि 200 सेट अगर इम्पोर्टेड क्लोथिंग, क्योंकि ये दिस क्लोथिंग इज प्राइमरली वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो एवरेस्ट चढ़ रहे हैं या कोई ऐसे पीक चल रहे हैं जहाँ बहुत ठंडा और बहुत मुश्किल है, और तो नॉर्मल को ये क्लोथिंग लेता ही नहीं है। और अगर 200 सेट इन्होंने उठा लिए हैं तो सारे ख़त्म हो गया। यूरोप में तो कुछ बचा ही नहीं, फिर सारे उठा ले, बिकॉज दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा। और बहुत ये जो सेट है ये -50 डिग्रीज तक सहन करने की काबिलियत है, बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम डाउन मतलब वो पंख होते हैं वो पक्षियों के जो हाँ, और अंदर वाले पंख जैसे हम लोग कहते हैं पश्मीना शॉल, और वो जो पश्मीना निकलती है उस गोट से, नॉर्मल आइबेक्स से भी पश्मीना जब निकालते हैं तो वो पश्मीना, बाकी भी वूल होता है पर वो वूल अलग होता है, पर ये पश्मीना आप एक शॉल ले ले बिल्कुल कितना भी मौसम ठंडा हो आपको अच्छा लगे। तो वैसे डाउन क्लोथिंग जो बोलते हैं, तो उसके डाउन के जैकेट्स, डाउन के ट्राउजर्स और टोपियाँ ये सब आई। मेरे को तब लगा कि वाकई ये जो क्लोथिंग है, और आपको आश्चर्य होगा हम 13 अप्रैल को लॉन्च कर रहे हैं, 12 अप्रैल की शाम को 5 बजे ये क्लोथिंग आया। 12 अप्रैल 5 बजे, नहीं तो नहीं आता तो मैं तो पुराने वाले क्लोथिंग में ही जाने वाला। कोट पार का अपना फर्स्ट क्लास, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 कार्डिगन अंदर और डाल लेता, ज़्यादा इतना मैं 82-83 में तो किया ही था हम लोगों ने। तो ऐसे, लेकिन ये जब इक्विपमेंट आया और ये जब इक्विपमेंट हमने पहन करके गए, वाकई इट वॉज, आई मस्ट थैंक
Again, General Hoon is also no more, General Chibber is also no more, Brigadier Channa is also no more. So ये जो तीनों आर्किटेक्ट्स मैं कहूँगा इस पूरे सियाचिन के बारे में आज नहीं है, इन सबको दूरदृष्टि के लिए सलाम। और जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को तैयारी करवाया और जिस तरीके से उन्होंने कहा, आई थिंक यही कारण था कि वी वर सक्सेसफुल। आप पहुंच गए सर वहां पे? बिल्कुल। अब आप पहुंच गए। ये रेडियो साइलेंस वाली क्या कहानी है कि रेडियो सेट पे बात मत करना, कुछ भी हो जाए रेडियो साइलेंस मेंटेन करना है? गौरव, ऐसे था जी। आप देखिएगा 83 में भी एवरी टाइम जब हम रेडियो सेट खोलते थे तो पाकिस्तान मॉनिटर करता था। अच्छा सर। अगर पाकिस्तान मॉनिटर करना है पाकिस्तान, तो हम लोगों को 4-5 दिन लगते हैं ग्लेशियर के ऊपर अपनी अपनी जगह में पहुंचने के लिए, सर। उन्हें तो 1 दिन लगता है सर। ऊपर आने के लिए। अगर हम लोगों ने रेडियो खोल दिया और मतलब कम्युनिकेशन है, ये तो ओपन एयर है, दिल मॉनिटर, उनको पता लगेगा हिंदुस्तानी आ गए। बिल्कुल। अगर वो मॉनिटर करेंगे तो जिस तरीके से हम लोग गए वो भी आकर के बैठ जाएंगे। सर। तो क्लियर डायरेक्शन होते हैं कि रेडियो साइलेंस रखना, जिससे कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और 5 दिन का रेडियो साइलेंस होगा एंड वी वर सेल्फ कंटेन्ड 5 दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद देख लेंगे। उसके बाद तो सब अपनी अपनी जगह पहुंच ही गए थे। तो रेडियो साइलेंस का हुक्म था, हम रेडियो साइलेंस किया। ठीक है सर। तो 12 अप्रैल को हमने रेकी किया। सिंस आई हैड बीन देयर अर्लियर, आई वाज वन ऑफ दोज वेटरन्स जिसे बोलते हैं कि भाई ये जानता है बेलाफोंडला कहाँ है, सियाला कहाँ है, गंगला कहाँ है, इंदिरा कोल किधर है, ये जानता है क्योंकि ये गया हुआ है। तो इसको तो मेरे को रेकी कराया और कैप्टन था मैं, मेरे को भी अच्छा लगा कि ये हेलीकॉप्टर में घुमा करके रेकी करवा रहे हैं। तो मैं रेकी किया, मैंने देखा मौसम साफ था। 12 अप्रैल को 13 अप्रैल को हमने पहले जा कर के 4 कुमाऊं की एक प्लेटून थी जिसकी मेजर संधू एक कंपनी कमांडर थे, और एक कंपनी थी जिसमें से एक जो प्लेटून है वो उसने आना था बेलाफोंडला में, एक प्लेटून बेलाफोंडला के पीछे और एक प्लेटून वो स्प्रेड ओवर, वो कैंप 1, 2, 3 इस तरह। और वैसे उसके बाद कौन अपने लद्दाख स्काउट्स के उनकी प्लेटून, तो उनकी प्लेटून उनकी कंपनी थी मेजर बहुगुना के नीचे, जिन्होंने सियाला पकड़ना था जी। पहले हेलीकॉप्टर्स थे हमारे लिए। सो हम लोगों ने विद हेलीकॉप्टर लिफ्ट्स वी वर टू गो एंड ऑक्यूपाई बेलाफोंडला, और उसी के बाद वही हेलीकॉप्टर ने इनको ले जाना था सियाला में। वो मौसम हो गया ख़राब। 12 तारीख को मौसम बिल्कुल साफ, कोई दिक्कत नहीं। 13 तारीख को सवेरे मौसम बिल्कुल साफ, 5 बजे के आसपास बिल्कुल साफ, मतलब मैं कहूँगा कि 10 बजे तक मौसम साफ। तो तकरीबन 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक तो हम ही लोगों को लगा इतना, हर एक हेलीकॉप्टर में दोने जाना है, ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं रखना है। तो आप समझ सकते हैं अगर 30 आदमियों ने जाना है, 15 सॉर्टीज तो यही हो गई। यस सर। इसके अलावा थोड़ा एडम की भी सॉर्टीज जाएंगे, हेलीकॉप्टर भी लेगा 40-45 मिनट पहुंचने में, वापस आने में, उसका रिफ्यूलिंग करेगा, तो ये तकरीबन 10 एक, और 2 हेलीकॉप्टर 6-7 हेलीकॉप्टर्स थे। तो मौसम ख़राब हो गया। अब मौसम ख़राब हो गया तो हम लोग कहाँ थे? बेलाफोंडला में। अब सियाला वाली प्लेटून ने ऑक्यूपाई करना तो वो जा नहीं पाए। ब्लिजर्ड इस वेदर, मतलब जब हम कहते हैं ब्लिजर्ड यानी कि ऐसा ठंडा, मैंने खुद 83 में देखा नहीं कि इतना भी ठंडा हो सकता है। अब मैं अपने आप को सोचता हूँ मैं तो यंग हूँ और कोई नहीं, ब्लिजर्ड मतलब वाकई जिसे बोलते हैं ना ब्लिजर्डस वेदर, उफ, टेरेबल वाज द वर्ड। इतनी हवा, इतना ठंडा एंड टोटल वाइट आउट, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैं कहा ये कहाँ फंस गए हम, और हर एक तंबू में 2, उतने ही तंबू थे, 15 तंबू थे, हम लोग 30 थे। और तो एक तो फर्स्ट मेरे साथ जो मेरा रेडियो ऑपरेटर था वही इवैक्यूएट हो गया बाय द 3rd सॉर्टी, उसको हो गया पल्मोनरी एडेमा कि उसको सांस लेने में दिक्कत। एक ही रेडियो ऑपरेटर, वो भी गया सर, इवैक्यूएटेड। चलो अच्छा हो गया इवैक्यूएट। ऐसे मौसम में मेरे साथ जो 83 में था लड़का, वो बीमार पड़ गया। अब हम लोगों को बेलाफोंडला से थोड़ा पहले ड्रॉप किया, चले। अब वो क्योंकि लड़का बीमार पड़ा और थोड़ी देर में वो मर गया। ओह, जैसे ही लांस नायक रमेश मर गया बिकॉज ऑफ हैपो, अब व्हाट टू डू, he just couldn't breathe sir, नथिंग, मतलब सांस नहीं ले पाया। मेरे को लड़का आया बताने के लिए कि सर रमेश जो है उसके मुंह से झाग निकल रहा है। मैं कहा रमेश के मुंह से झाग निकल रहा है, क्या हो गया? देखा तो खत्म, रमेश तो ठंडा पड़ा हुआ है। तो रमेश गया। अब रमेश गया, हर एक तंबू में 2-2 रह रहे। अब 5 दिन का रेडियो साइलेंस, ये तीसरा ही दिन। अच्छा, अब 2 दिन और रेडियो साइलेंस है।
मैं मेजर संधू को कहा, मैं कहा सर अब ये लड़का है नहीं, अब बाकियों को कैसे तंबू में एडजस्ट करेंगे लड़कों को, और अच्छा भी नहीं लगेगा रमेश यहाँ पे है, अगर हम इसको नीचे भेज दें। मैं कहा मेजर संधू ने बोला चल, मैं कहा अब रेडियो सेट, अब रेडियो ऑपरेटर तो चला गया सर, वो evacuate पहले ही हो गया सर। पहले ही 1 घंटे के अंदर ही इवैक्यूएट हो गया, जबकि हम लोगों ने इतना ट्रेनिंग ये वो सब कुछ करने के बावजूद भी यह हाल। सर कोई बात नहीं। हमने रेडियो सेट खोला, आपको आश्चर्य होगा, जैसे ही हमने रेडियो सेट खोला और रमेश को वापस भेजा, सामने क्या देखते हैं, पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर राइट ऑन टॉप ऑफ बेलाफोंडा। ओह, जैसे ही वो उनका हेलीकॉप्टर ने हमको देखा और हमने उनको देखा, उसने यू टर्न वापस। सो नाउ दी गेम वाज इन द ओपन सर, now the secrecy of their operation was all over. Gone, sir. But we had already occupied. यस सर। Only thing is the advantage was that हम लोग ने बेलाफोंडा पकड़ रखा था। सर रेडियो साइलेंस खुल गया, पाकिस्तान को पता चल गया, पाकिस्तान ने आकर के देखा कि अरे ये तो आदमी लोग बैठे हुए हैं, उसने टक वापस घूम। सर अब जब तक वो अपने आप को एक्टिवेट करते हैं ऐसे मौसम में, मुश्किल। अब तब तक हम लोगों ने, अब मौसम जब खुल गया तीसरे चौथे दिन, आई थिंक 17 तारीख तक मौसम साफ हुआ, सर 13 को गए, 17 तक साफ हुआ, तो फटक सियाला वाली प्लेटून ने सियाला पकड़ लिया। सर और तो 2 पासेस थे, अब 2 पास से आना था, या बेलाफोंडा या तो सियाला, सर। दीदी जो थी दोनों पकड़ लिया, सियाला बेलाफोंडा दोनों, पकड़ लिया हम लोग। और दोनों फोरकुमाओ ने पकड़ा सर। ना, सियाला वॉज लद्दाख स्काउट, सियाला वाज लद्दाख स्काउट, बेलाफोंडा फोरकुमाओ सर। पर पहले फोरकुमाओ गई थी सर, और ग्योंगला में 19 कुमाऊं, 19 कुमाओ सर। 1 महीने के बाद गए फॉर 19 कुमाऊं। सर आप जब बोल रहे हैं ना 4 कुमाओ 19 कुमाओ, इट फिल्स मी विद सो मच ऑफ प्राइड। एंड पता है मैं सर क्या कहता हूँ, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, मैं सबको, आई डोंट नो वेदर आई शुड बी मेकिंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बट ठीक है सर, मैं तो यंगस्टर हूँ, मैं तो आई कैन गेट अवे विद मर्डर, है ना सर। आई से दैट माई रेजिमेंट गेव द इंडियन आर्मी एंड इंडिया द सचिन ग्लेशियर। मैं बोलता हूँ लोगों से, एंड सर गौरव आपको आश्चर्य होगा, नॉट ओनली 19 and 4, देयर वाज 18 आल्सो, 18 भी वही थी, 18 भी वहीं तुर्क पे थी। they were there only, so we were almost like a Kumaon brigade with 18 Kumaon, 19 Kumaon and 4 Kumaon, so it was wonderful। Sir। सब अपने बुला लो, बोला थे वहाँ पे सब absolutely very fine। Sir। And the best part was, since we had occupied Belafonda, we had occupied Siala, till date Pakistan has not been able to occupy or come anywhere close to Saltoro Kangri or Saltoro ridgeline, primarily because पहाड़ों में जिसने अपनी हाइट्स पकड़ ली तो पकड़ ली सर। उसके बाद उसको डिसलॉज करना वाकई नामुमकिन के बराबर हो जाता है जी। और कितनी बार पाकिस्तान ने हमला किया, परमवीर चक्र बाना को मिला। अब देखो बाना किस हाइट के ऊपर जाकर के उसने अटैक किया, उसको परमवीर चक्र मिला। वेरी रेयर। अगर आप उस पीक को देखें, बेलाफोंडा के ऊपर वो पहाड़ी है जहाँ पे बाना ने अटैक किया, पोस्ट थी पाकिस्तान की। ओह, इट्स इम्पॉसिबल सर। वो तो देख के ही लगता है कि कोई फिल्मी कहानी है, मतलब हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग गो देयर, बट ही डिड इट सर। करा उतना है नहीं, इवन इन व्हेन द कारगिल वॉर वाज ऑन जी, इवन सर्टेन पीक्स 5706 मीटर्स सर, यानी यू कैन वेल इमेजिन 16,000 18,000 20,000 ऊपर वो हाइट्स है, उधर जाकर के हमला करना और पाकिस्तान के रेली छक्के छुड़ाने और उनके भाग जाते थे हथियार छोड़ करके लोग, आसान नहीं है। क्योंकि कई बार तो आपका हथियार है पर वो काम नहीं करेगा, बिकॉज इट इज फ्रोजन, काम ही नहीं कर रहा है, जम गया, जम हो गया, जम गया, बिल्कुल जम गया। या आपकी उंगली जो है वो ग्लव्स डाल रखे आपको ट्रिगर के ऊपर नहीं आ रही है सर। तो इट इज नॉट सो इजी एज मोस्ट पीपल माइट थिंक, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक तो सांस लेने में दिक्कत, एक कईयों को खाना नहीं आता, खा नहीं सकते, बिकॉज किसी को नींद नहीं आती है, किसी का सर दर्द होता है, किसी को सांस फूल जाती है, बिल्कुल इट इज़ रियली डिफिकल्ट। द मोस्ट मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है किसी आदमी को तो खुद फिजिकली फिट भी होगा तो भी वो एक्लिमेटाइज नहीं है तो वो नहीं कर सकते। सर 13 से लेकर 17 तारीख, 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल वेदर पैक्ड अप, बिल्कुल राइट सर। 17 को वेदर लिफ्ट करता है, बिल्कुल, एंड देन both Siala and Belafonda are properly occupied, and the tricolor is planted, तिरंगा लगा दिया जाता है। सर ये 4 दिन, मेरा आखिरी सवाल है आपसे सर, ये 4 दिन क्या मोरल था लोगों का, क्या उनका मनोबल था? बिकॉज टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सर, वो मतलब फौज का हो ना हो सर, सियाचिन कैन बी अ टेरिफाइंग प्लेस, इट कैन बी अ टेरिफाइंग प्लेस सर। मतलब कि जिसको कहते हैं ना सर कि होश फाख्ता हो जाए देखते ही कि जगह की कौन सी जगह, इट्स वेरी सरियल सर, इट्स लाइक सम अदर प्लैनेट। ये तो लगता ही नहीं कि जैसे अर्थ का है, वो कहीं और ही का प्लैनेट का लगता है। वो 4 दिन कैसे गए आपके?
मैं बताऊँ, पहले तो जहाँ तक कि मनोबल का सवाल है, जी, बहुत ऊंचा। रीज़न वॉज, एक ट्रेन थे, एक्लिमेटाइज थे, कई मेरे साथ लड़के थे जो मेरे साथ पिछले साल 83 में भी आए थे, अच्छा। तो 84 में हम लोग गए थे। जो बाकी लड़के थे उनको मैं कहूँगा कि पहले ही तकरीबन 20 एक दिन में, हम 30 थे, 21 लड़कों को फ्रॉस्ट बाइट हुआ। ओह, 21 लड़कों को फ्रॉस्ट बाइट हुआ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। या चिलब्लेन हुआ, या स्नो ब्लाइंडनेस हुआ। अच्छा। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे आप अपने आप को रोक नहीं पाते बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ केयर, बट मनोबल जहाँ तक सवाल है, ज़बरदस्त जज्बा जो हमारे जवानों में है वो वाकई काबिल तारीफ है। इसमें कोई शक नहीं है कि यही कारण है कि चीन के बरखिलाफ भी आज भी अगर हमारे जवान कैलाश रेंज और इतने हाइट्स पकड़ करके बैठे ईस्टर्न लद्दाख में, वही हाइट्स हैं। तकरीबन 18,000 इधर भी है, 18,000 उधर भी है, और 20,000 है। ऑफकोर्स वो ग्लेशियर है जो परपेचुअली आइस एंड कवर स्नो है, यहाँ पे नहीं है। पर यहाँ पे और भी बुरा हाल है। मैं अगर कहूँगा ईस्टर्न लद्दाख में और भी बुरा हाल है, बिकॉज तूफान और आंधी और हवा जो तेज चलती है। अगर आप द्रास में जाएं, विच इज सपोज टू बी द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, इतनी हवा कि आप रात को नींद नहीं आएगी आपको, इतनी आपको लगता है गया गिरने वाला है सर, आदमी उड़ गया, आदमी उड़ गया सर, बिल्कुल। ये हालत होती है। और फनल इफेक्ट भी है कई जगह सर, आपको लगता है गया बिल्कुल बहुत, मतलब वही मैं कितना भी बताने की कोशिश करूं, पर जिसने आजमाया है, यही नहीं। अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये अपना तपोवन में वो जो ग्लेशियर फटा और जिससे पूरी बाढ़ आई गंगा, आप देखिएगा कि कैप्टन कोहली को नंदा देवी में वो जब इक्विपमेंट लगाने के लिए भेजा था, न्यूक्लियर डिवाइस फॉर मॉनिटरिंग, चाइना कहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेगा और क्या कर रहा है, 1964 में और 1965 में गए। कैप्टन कोहली हैड टू अबैंडन दैट इक्विपमेंट और पूरे आदमियों को 24,000 फुट के ऊपर पहुंचे हुए, और उसके बाद वो ब्लिजर्ड में फंस गए। वही कैप्टन कोहली जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा हुआ है, और उनको क्या फिक्र है। पर बाकी लोगों को बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने खुद कहा कि मैंने 24,000 में, उनको मालूम है वो इक्विपमेंट क्या है, उन्होंने कहा अभी यहाँ छोड़ते हैं और वापस चलते हैं, जब मौसम ठीक हो जाएगा फिर आ जाएंगे। वो आज तक नहीं मिला, वो इक्विपमेंट गुम। क्योंकि और ये जो हुआ है, मैं बता सकता हूँ अपने तजुर्बे से कि जब मेरे को एक MMG एम्यूनेशन का बॉक्स एयर ड्रॉप किया ब्लाफोर्डना पे, और ऐसे ब्लिजर्ड, बहुत ख़राब मौसम, मैंने देखा उस बॉक्स को गिरते हुए। मैंने लड़के को बोला, मैंने कि ये बॉक्स है ऊपर, अभी देखते हैं, अभी हम लोग आराम करते हैं, बाद में जब मौसम ठीक हो जाएगा निकालेंगे। मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। अब मुझे बताओ, मैं उसी पोस्ट पर हूँ, मेरे सामने वो एम्यूनेशन बॉक्स एयर ड्रॉप हुआ है, मैं देख रहा हूँ पूरा कंटेनर गायब। अब लोग बोलेंगे ऐसे कैसे नंदा देवी में गुम हो सकता है, किसी ने चोरी, कुछ नहीं। ये जब ग्लेशियर में बर्फ में जो चीज़ जाती है, एक तो वो अंदर, और दूसरा पिलरिंग इफेक्ट होता है। पिलरिंग इफेक्ट मतलब जहाँ पे है वो आसपास की बर्फ जो है वो पिघल जाती है। ये बिल्कुल ऊंचा ऊंचा पहाड़, बल्कि आप हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हो ऊपर, इतना वो पिलरिंग इफेक्ट होता है। नहीं सर, बट ऑल सेड एंड डन सर, एंड में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, यू नो सर, इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू माय फेस। मैं किसी से अभी डिस्कस कर रहा था कल परसों ही, आई सेड दैट माय रेजिमेंट ऑलमोस्ट ओन्स लद्दाख। ही सेड यू लुक एट 13 कुमाऊं सर, रिजांगला में, कुछ ठीक है सर। फिर आपने बात करी 4 कुमाऊं की सर, आपने बात करी 18 और 19 की सर, सियाचिन ग्लेशियर, और 17 भी तांगसे में बैठी है सर। बस सर वही नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस तरीके से आप रजांगला की बात करें, मैं जब चीफ ऑफ स्टाफ था, मैं रजांगला वॉर मेमोरियल और रजांगला में भी जाता था। जी सर। जल बाजवा थे डीजी इन्फेंट्री जी, और उन्होंने कहा मुझे कि मैं चीफ ऑफ स्टाफ 14 को बोले, कुमाऊं वाले जनरल बाजवा अपने बोले, संजय मैं आ रहा हूँ एंड आई एम रिटायरिंग, और मुझे रजांगला मेमोरियल में जाना है, आई मस्ट डू रीथलिंग एंड देन ओनली आई विल रिटायर। ओल्ड टाइम सोल्जर सर, मैं स्पिरिटेड मैन, मैं कहा सर आ जाओ, नो प्रॉब्लम। So we went to Rajangla, we flew in to Leh, and then we took a chopper and then we went there. आपको आश्चर्य होगा, ऐसे लगता है अपने को, और people will not understand, मैं समझ सकता हूँ, जो मैं रिटायर हो गया हूँ, कि लड़कों का क्या हाल हो रहा होगा उधर। आप बोल नहीं सकते, आप बोलना चाहते हैं, बोल नहीं सकते, मुंह खुलता नहीं, खुल रहा है तो आपसे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, इतना ठंडा, इतनी हवा, उफ, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मेरे को लगता है हिंदुस्तानी जवान हैं,
या हिंदुस्तानी अफसर हैं, जेसीओज हैं, जो इस तरह के मौसम में रह सकते हैं और ईद का जवाब पत्थर से देने की काबिलियत रखते हैं। उनका जोश और जज्बा देखने का काबिल तारीफ। और यही कारण हो सकता है कि चीन ने भी सोचा होगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या भिड़ना जो किसी से भी नहीं डरते हैं। क्योंकि आदमी से तो चलो गोली चल जाएगी, पर मौसम के साथ until unless you have acclimatized, it's not easy. मतलब मैं कितनी भी आपको बताने की कोशिश करूं, वहां पे जाने के बाद पता चलेगा कि क्या होता है। नींद नहीं आती है, क्या नींद नहीं आती। आप देखें, आप 3 दिन देखो नींद नहीं आ रही, आप आंख खोल कर सर भूख नहीं लगती सर, 3-3 दिन 4-4 दिन खाना नहीं खा पा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, आपको सर में दर्द हो रहा है, मतलब आप बेचैन हो। ऐसे इलाके में रहना, उसके बाद दुश्मन के, आफ्टर ऑल आप वहाँ पे किस लिए हैं? यू डोंट वांट टू बी सरप्राइज्ड बाय द एनिमी। दुश्मन ने आपको बिल्कुल सरप्राइज, तो उस चीज माहौल में इट्स नॉट इजी, इट इज रियली नॉट इजी। मतलब हैट्स ऑफ टू आवर सोल्जर्स, द वे दे डन इट एंड द वे दे विल कंटिन्यू टू डू इट। ये इसका काफी श्रेय सियाचिन ग्लेशियर को जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे ट्रुप्स हैं, तकरीबन इन्फेंट्री के मैं कहूँगा, आर्टिलरी के कहूँगा, कई मैकेनाइज्ड कॉलम भी हैं, ओवर द लास्ट अबाउट 20-25 years, almost all of them have gone through a tenure in Siachen. A tenure in Siachen gives them that, confidence कि मैं कर सकता हूँ। Highest battlefield in the world. Highest battlefield in the इससे ऊपर कुछ है world. नहीं। मेरे में काबिलियत है, मैं करने की, मेरे में जोश है, जज्बा है, मेरे को मालूम है मेरा सांस कब फूलता है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता था, हाथ में सोटी, पेट में रोटी, चाल छोटी। You will not have any problems in high altitude. बहुत जरूरी है, and not to be a gamma in the land of in the land of Lama सर, बिल्कुल पंगे नहीं लेना है सर, पंगा नहीं लेना सर। मौसम से तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ये सोचना कि मैं तंदुरुस्त, कुछ नहीं, तंदुरुस्त ये वो सब एक तरफ। You have to first be able to acclimatize and be ready to accept what the climate says, and those very important. Once you adjust yourself well, then कोई दिक्कत नहीं है। वो भी उसके बाद भी धीरे धीरे, मतलब दौड़ना नहीं, चलना है। सांस, आपका चलना, सांस की रफ्तार और आपके चलने का एक should be synchronized मैच। हाँ, अगर सिंक्रोनाइज, आपके सांस लेना और पाँव के कदम सिंक्रोनाइज हो गए, आप कभी नहीं थकेंगे। लेकिन अगर आप चाल तेज है और सांस नहीं, विदिन अबाउट 5 minutes आउट, बिल्कुल। कितना भी हो, हट्टा कट्टा आदमी हो, बोलेगा ये तो मेरे को कभी बीमार नहीं हुआ, मेरे को तो बुखार भी नहीं हुआ आज तक, सब हो जाएगा। सर हाई एल्टीट्यूड में मैंने देखा सर, नेशनल लेवल एथलीट्स कोलैप्सिंग सर, नेशनल लेवल एथलीट्स प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन अब्रॉड, खत्म गिर के सर, कुछ किसी का नहीं पता। So you have to be very बहुत खतरनाक, and that is why compliments to our soldiers, the way they live, the way they, ऐसे मौसम में भी कई बार आप सांस नहीं ले रहे, आपका जवान आपको गरम गरम चाय पिला देता है, ला करके कि साहब गरम चाय, oh you feel my God, ये तो इसने बनाई कैसे? सर it is really, I really miss my soldiers and they are fantastic. Fantastic. सर बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, जनरल संजय कुलकर्णी साहब से हमने बातें करी, सियाचिन ग्लेशियर की। ये गए थे वहाँ पे बेलाफोंडला में तिरंगा गाढ़ा, और आज की तारीख में सियाचिन भारत का हिस्सा है, क्योंकि जनरल संजय कुलकर्णी और उनके ट्रूप्स जो थे, उनके साथी थे, उनके जवान, जेसीओ साहिबान जितने भी थे, वो गए और वहाँ पे तिरंगा गाढ़ा। हम आपकी तरफ से, मेरी तरफ से और द चाणक्य डायलॉग्स की टीम की तरफ से जनरल संजय कुलकर्णी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, और हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक और एपिसोड के साथ। देखते रहिए द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। जय हिंद।